जो हम लोग विमर्श करने वाले हैं आप तमाम लोगों से, महिला आरक्षण बिल हकीकत या भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी। कल आप लोगों ने देखा कि हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह साहब ने मजबूती से सारी बातों को रखा और उन्होंने ये आशंका व्यक्त किया कि विमेन रिजर्वेशन बिल कल जो पेश किया गया था वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 2024 में बहुत बड़ा चुनावी जुमलाबाजी ये साबित होगा। जिस तरह से मोदी सरकार ने 2014 में देश के युवाओं से कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा, लेकिन मात्र अभी तक 18 करोड़ नौकरी होता है, लेकिन मात्र 7,22,000 नौकरी दिया। तमाम वो वादे देश की जनता से जो उन्होंने कहा था काला धन लाऊंगा, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगा, किसानों के आय दुगने होंगे। और जब मीडिया के लोगों ने उनसे ये पूछा तो कहा था कि चुनावों में इस तरह के वादे होते हैं, ये जुमलेबाजी होती है। तो देश की महिलाओं को और हम लोगों को इस बात का पूरा विश्वास है कि कल जो बिल लाया गया है वो देश की महिलाओं के साथ जुमलेबाजी है, क्योंकि इस बिल के अगर हम जो मसौदा जो बिल के प्रावधान है अगर उसको देखें तो ये बात कहा गया है कि विमेन रिजर्वेशन बिल जो है हमारा वो 2024 में महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि इसमें ये बातें कही गई है कि पहले कास्ट सेंसस होना है, फिर डिलिमिटाइजेशन होना है। और हम लोगों ने देखा है कि जो गणना है उसको करने में करीब 5 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है, फिर 2-3 साल डिलिमिटाइजेशन में होना है। यानी कि देश की महिलाओं को आने वाले 2030-2031 तक इस बिल से कहीं कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और हम लोग बार बार इस बात को मांग करते रहे कि जातीय गणना कास्ट सेंसस कराया जाए, जिस कास्ट सेंसस को देश में 2021 में हो जाना चाहिए था। आज 2023 से मोदी सरकार अभी तक कास्ट सेंसस को लेकर के मुंह तक नहीं खोला है। और ताजुब तो ये बात होती है कि कल सदन में जब इस बिल को का समर्थन लेने के लिए बहस कराया गया तो इसमें जो पेच मोदी सरकार ने लगाया है कास्ट सेंसस और डिलिमिटाइजेशन को लेकर के, इस पे उन्होंने एक शब्द भी चर्चा नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूं मोदी सरकार से, हमारे देश की महिलाओं के सवाल है कि क्यों ये पेच लगाया आपने डिलिमिटाइजेशन का और कास्ट सेंसस कराने का? क्योंकि जब किसान विरोधी बिल आपको पास करना था तो देश की जनता को किसी को जानकारी नहीं थी, और भले वो हमारे 700 के आसपास किसान शहीद हो गए आपके इस बिल के कारण। जब नोटबंदी आपको करनी थी तो देश के किसी लोगों को जानकारी नहीं थी। एकाएक हम लोगों ने देखा कि नोटबंदी का कानून आया, भले लाइन में लगे हुए 150 लोग इसमें उनकी मौत हो गई। तो इस बिल में इस तरह की पेचीदगियां क्यों लगाया आपने? दूसरा सवाल हमारा मोदी सरकार से है कि 2014 के मैनिफेस्टो में आपने विमेन रिजर्वेशन बिल को टॉप प्रायोरिटी दिया था, लेकिन 2019 में आपके मैनिफेस्टो में विमेन रिजर्वेशन बिल 14वें नंबर पे आया। तो महिला का जो संवैधानिक अधिकार है वो अपग्रेड ना हो करके आपके शासनकाल में वो नीचे गया है। ये देरी क्यों हुई? इस बिल को लाने में 9.5 वर्ष आपने क्यों लगाया? अगर आप महिला के जो संवैधानिक अधिकार है देने में अविश्वास रखते तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब आप गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री थे तो वहां के निकायों में आपने कितना आरक्षण दिया? पंचायती व्यवस्था में तो आपने कोई आरक्षण नहीं दिया, नौकरियों में वहां की बेटियों और महिलाओं को तो कोई आरक्षण नहीं दिया, और साथ ही साथ पुलिस बल में भी आपने कोई आरक्षण नहीं दिया। तो महिलाओं को उनके जो संवैधानिक अधिकार है उनको देने का आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है। और कास्ट सेंसस की अगर हम बात करें तो ये आपकी तो मंशा कभी थी ही नहीं कराने की, तो फिर विमेन रिजर्वेशन बिल कहां से प्रोसीड करेगा? क्योंकि कास्ट सेंसस को लेकर के आपने जिस तरह से अपने लोगों के माध्यम से यूथ फॉर इक्वालिटी एक संस्था है जिसके मुख्य पृष्ठ पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की तस्वीर लगी हुई है, और इसमें इस संस्था का ऑफिशियल कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी जो आपने आरक्षण के खिलाफ में अभियान महाअभियान उन्होंने कहा है, इसमें हम आपके साथ हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में जाति आधारित गणना कराना उन्होंने शुरू किया, तो किस तरह से आप बिहाइंड द कर्टेन जाकर के यूथ फॉर इक्वालिटी के ऑफिशियल्स, चाहे वो मक्खन लाल हो, संदीप रागी हो, ये सभी के सभी लोग आरएसएस के ये पदाधिकारी हैं, इन लोगों के माध्यम से इस गणना को बिहार में रोकने का आपने षड्यंत्र रचा। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आपके पिटीशन को, आपके लोगों की पिटीशन
आश्वासन को रद्द कर दिया, डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री जी के न्याय के साथ विकास की जो उनकी परिकल्पना और धारणा और जो वो नीतियां बना रहे हैं, इसके लिए ये गणना जरूरी है क्योंकि साइंटिफिक डाटा चाहिए। लेकिन देश के स्तर पे आपने तो कास्ट सेंसस कराया नहीं, आपने तो मुंह खोला नहीं। भले पाकिस्तान जैसा गरीब देश वो अपना कास्ट सेंसस करा चुका है, विश्व के 80 देश अपने कास्ट सेंसस करा चुके हैं, लेकिन आप जाति आधारित गणना नहीं कराएंगे, इसलिए कि आप महिला विरोधी, आप संविधान विरोधी, पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित विरोधी हैं, इसलिए आपको ऐसा कराना ही नहीं है। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि आपने जो कल बिल लाया है सदन में, वो देश की महिलाओं के साथ राजनीतिक धोखा है, राजनीतिक छल है और ये बहुत बड़ा जुमलाबाजी साबित होगा। मैं आगे की बातों को कहने के लिए मैं डॉक्टर भारती मेहता जी से आग्रह करूंगी कि वो आपसे मुखातिब हों। धन्यवाद अंजुम जी। आज जेडीयू के इस औपचारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जेडीयू बिहार प्रदेश की तीनों महिला प्रवक्ता श्रीमती अंजुम जी, सुश्री अनुप्रिया जी और मैं कुछ सवाल लेके हाजिर हुए हैं। जो सवाल ये हमारा भारत की केंद्र सरकार और इंडिया के स्वरूप में आने के बाद हताशा की स्थिति में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया है अचानक महिला बिल को लाने का और भावनात्मक तौर पर यह दिखाने का कि जो नया संसद भवन बना है उसमें प्रथम बिल जो मैं पारित करवा रहा हूं वो भारत की आधी आबादी को समर्पित है। हमारा स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि ये पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जा रही एक बड़ी जुमलेबाजी है। जैसा कि अभी पूर्व में अंजुम जी ने कहा कि 2014 में यह चुनावी एजेंडे में महिला बिल उनका नंबर 1 पे था, 2019 में 14वें नंबर पे था और आज उनके शासन काल के पौने 10 वर्ष होने के बाद उनको अचानक ये याद आया कि हमें महिला रिजर्वेशन बिल ले आना चाहिए, क्योंकि अब हम इंडिया के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। मेरा यह कहना है कि मोदी जी आपने पुनः जो आपकी फितरत रही है बेटियों को छलने की, भारत की बेटियों को, इससे आप बाज नहीं आ पाए और पुनः आपने जो महिला बिल लाया और महिला बिल में सभी दलों का, सिर्फ 2 सांसदों ने की सहमति नहीं रही, सबों ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और बिल भारी बहुमत से पास हुआ। मगर आपने जातीय जनगणना नहीं कराया और जातीय जनगणना के बाद परिसीमन के अभाव में अब साथ में यह क्लॉज लगा दिया गया कि यह 2029 से लागू होगा। बहुत आश्चर्य और शर्म की बात है कि महिला बिल हमने लाया, हमने उसको पास कराया, मगर इसका लाभ आपको 2024 में नहीं मिलेगा। 2029 तक भी अब तो हमारा हृदय नहीं मान रहा कि हमें आरक्षण बिल का लाभ 29 में भी मिल पाएगा, क्योंकि 10 वर्षों के शासन काल में आप जातीय गणना नहीं करा सके, जबकि विश्व के 80 राष्ट्र इस जातीय गणना को कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी करा चुके हैं और पाकिस्तान जैसा आर्थिक रूप से कमजोर राष्ट्र भी इस गणना को करा चुका है। ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि पुनः आपने ओबीसी, एससी और एसटी महिलाओं के लिए कोटा न देकर आपने पुनः एक भ्रम की स्थिति पैदा की है कि इसमें जो ताकतवर समाज की महिलाएं होंगी उन्हें ही मौका मिल पाएगा और जो कमजोर समाज की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वर्कर हैं, वो शायद इसका लाभ कदापि नहीं ले पाएंगी। और हम पुनः अपने उस डिमांड को दोहराते हैं कि कोटा के अंदर कोटा का प्रावधान किया जाए और यूपीए के द्वारा पहली बार जिस बिल को लाया गया था और उसको पुनः आपने नए पैकेजिंग के तौर पर, चूंकि मार्केटिंग का तो एक्सपर्ट है बीजेपी, आपने 128वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको लाया। हम एक तरफ
आभार प्रकट करते हैं कि महिला बिल पास हुआ सबके सहयोग से, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने न केवल भारत में बल्कि विश्व में जो महिला सशक्तिकरण का 50% रिजर्वेशन देकर जो उन्होंने मिसाल कायम किया है, सरकारी नौकरियों से लेकर और ग्राम स्वराज की स्थापना तक में, काश आप उसी तर्ज पर इस महिला बिल को लाकर हम तमाम बेटियों को न्याय दे पाते तो हम आपका आभार प्रकट करते। पुनः हमारा डिमांड है कि आप कोटा के अंदर कोटा सुनिश्चित करें और तब इस महिला बिल को आप एक्जीक्यूट करें। अब मैं ये प्लेटफॉर्म सुश्री अनुप्रिया जी को दे रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दी। जैसा कि आप सभी आज जनता दल यूनाइटेड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज हम सभी तीनों महिला प्रवक्ता ने बीजेपी की असली चाल, चरित्र और चेहरे का जो उजागर कर रहे हैं। देखिए, यह जो समय चुना है बीजेपी के नेताओं ने और बीजेपी के सरकार ने, यह मुझे संदेह लगता है कि यह महिला सशक्तिकरण की बात ना कर करके बस एक बहुत बड़ा जुमला और एक भद्दा मजाक देश की महिलाओं के साथ में की। ठीक है कि आपको याद आ रहा है, चला चली की बेला है, अब आपको महिला याद आ रही है, महिला आरक्षण बिल याद आ रहा है। लेकिन 2014 में जब आप सरकार आपकी बनी थी, तब आपने कहा था कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण पे काम करेंगे। लेकिन आपकी जो मेजोरिटी की सरकार थी 2019 में भी, 2014 में भी आपके पास वह नंबर था जिसमें आप पहले से पारित राज्यसभा में जो बिल 2010 में पारित हुआ था, आप उसको उसी बिल को लाते तो बिना इफ बट, बिना किसी संदेह के आज आगामी 2024 के चुनाव में महिला उस आरक्षण का लाभ उठा पाती। लेकिन नहीं, आपकी मंशा गलत थी। आपकी मंशा गलत थी क्योंकि आप कभी भी महिला सशक्तिकरण की बात ही नहीं करते हैं। क्योंकि मैं इसलिए इतने दावे के साथ कह रही हूं, अगर विगत कुछ महीनों की घटनाओं को देखें देश की राजनीतिक में, और जिस तरह से महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, अब वहां जहां पे भाजपा की सरकार थी, जहां पे डबल इंजन की सरकार थी, कई बार आए अमित शाह जी बिहार में और कहते हैं कि डबल इंजन सरकार जहां है वहां पे महिलाएं सशक्त हैं, वहां के युवा के पास रोजगार है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मणिपुर जैसी घटना इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 साल में, और इतनी शर्मनाक घटना जिस वर्ष में हुआ, 75वें साल में देश में ऐसी घटना ना इतिहास में हमने ना देखा है ना सुना है कि निवस्त्र करके आपके शासन में महिलाओं को सड़क पे घुमाया गया और आपकी सरकार चुप रही और आप भी चुप रहे। हम विपक्ष होने के नाते आपको मजबूर किए कि आप आइए सदन में बोलिए, तब भी आप नहीं बोले। दूसरी, जो देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां हैं, पहलवान बेटियां, उनके साथ में जिस तरह का दुर्व्यवहार आपके सांसद ने किया, तब भी आप चुप थे। आपकी जो चुप्पी थी वह देश ही नहीं दुनिया ने भी उस पे आपके ऊपर लालछन लगा दिया कि आप महिला के विरोधी हैं, आप बेटी विरोधी हैं, आपके लिए बेटी की स्मिता बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखती है, आपके लिए कुर्सी महत्वपूर्ण रखती है। ये दो घटना ऐसी थी जिसने देश की महिलाओं को रूह को कपा दिया और देश की महिला ने ठान लिया है कि भाजपा मुक्त भारत करेंगे। और इसी समय में आपको महिला आरक्षण बिल आता है तो मैं इसको एक पॉलिटिकल स्टंट मानती हूं। लेकिन देश की महिला और बिहार की महिला जिस तरह से अपने आप को ठगा हुआ आपके शासनकाल में महसूस कर रही है, तो उन्होंने यह संकल्प लिया है कि आपकी अब आगामी समय में आपकी सरकार नहीं होगी। जैसा कि कई बातों को हमारी प्रवक्ता डॉक्टर भारती मेहता जी ने बताया कि अगर आपको सीखना है तो हमारे नेता से सीखिए, जहां उनकी सोच थी महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने की बात, तो महिला को सशक्त करने के लिए उन्होंने